Hello and welcome to IS Chakra. Today we will be going to discuss the Hindu newspaper analysis. So आज हम समझेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला आर्टिकल है वो कह रहा है व्हाट इज़ वायनाड्स न्यू एक्स बैंड रडार। तो न्यू एक्स बैंड रडार में जो वायनाड में सेटअप किया जाएगा वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जो कंटेक्स्ट है वो दिया है कि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ डॉपलर रडार एंड हाउ डज इट वर्क। डॉपलर रडार क्या है और ये कैसे वर्क करता है। वाई डज वायनाड नीड एन एक्स बैंड रडार, वायनाड को क्यों ज़रूरत है एक्स बैंड रडार की। और वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिजिनसली डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एक्स बैंड इंस्टॉल्ड। तो कब और कैसे, कब और कहाँ फर्स्ट इंडिजिनस डिज़ाइंड मैन्युफैक्चर्ड एक्स बैंड रडार्स जो हैं वो इंस्टॉल किया गया था। और क्या इंडिया में जो प्रोक्योरमेंट और इंस्टॉलमेंट रडार्स की है वो क्या बढ़ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे अगले स्लाइड में। ठीक है, आफ्टर डिवास्टेटिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स किल्ड मोर देन 200 पीपल इन केरलाज वायनाड डिस्ट्रिक्ट इन जुलाई 2024। अभी जुलाई 2024 में मोर देन 200 पीपल मारे गए थे एक डिवास्टेटिंग फ्लड और लैंडस्लाइड जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में आई थी केरला में। ठीक है, उसके बाद जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस अप्रूव किया एक एक्स बैंड रडार को इंस्टॉल करने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट वायनाड में। और टोरेंशियल डाउनपोर, ये टोरेंशियल डाउनपोर देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर दिया है टोरेंशियल डाउनपोर, ये टोरेंशियल रेनफॉल होती है जो कि सडन एंड हैवी रेनफॉल होती है जो ट्रिगर करती है लैंडस्लाइड्स को इन वैली अबव पुंचरी मट्टम। ठीक है, ये रीजन इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कंटेक्स्ट। ठीक है, ये जैसे ये रीजन्स हैं तो जो पीसीएस एग्जाम लेवल के होते हैं जैसे पुंचेरी मट्टम है वो केरला पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है बट यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इट्स इफेक्ट्स वर कंपाउंडेड बाय ए मैसिव डिब्रिस फ्लो ट्रिगर्ड बाय द रेन्स। तो रेन्स द्वारा ये लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा डिजास्टरस साबित हुई थी। ठीक है, रेडार कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। एक जो रेडार का शॉर्ट फॉर्म है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और डिवाइस यूजेस रेडियो वेव्स to determine the distance, velocity and physical characteristics of objects around the device। तो ये जो रडार सिस्टम है ये यूज करता है रेडियो वेव्स को क्या डिटरमाइन करने के लिए कि डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट्स की अराउंड द डिवाइस। ठीक है, अ ट्रांसमीटर एमिट्स अ सिग्नल एम्ड एट एन ऑब्जेक्ट हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर टू बी असर्टेन्ड इन मेट्रोलॉजी दिस कुड बी अ क्लाउड। ठीक है, जो ट्रांसमीटर है वो एमिट करता है सिग्नल को। देखो यहाँ पर रेडार सिस्टम है। ठीक है, ये रेडार सिस्टम है तो ये ट्रांसमिट करता है रेडिएशन को, तो वो ऑब्जेक्ट की जो करेक्टरिस्टिक है उसे रीड करता है। ठीक है, जैसे कि क्लाउड का जो सिस्टम है, क्लाउड जो मेट्रोलॉजिकल सिस्टम है वो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर क्लाउड है। ठीक है, क्लाउड में वो डेटा को ट्रांसमिट करता है रेडार सिस्टम। ठीक है, एमिट करता है और वो सिग्नल लेता है वापस। ठीक है, जो क्लाउड से टकरा के बैक टू सिग्नल कम टू द रडार। ठीक है, उससे पता चलता है कि क्लाउड की कंडीशन क्या है। तो ये चीज़ इसका रडार ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द एमिटेड सिग्नल इज इकोड बाय द ऑब्जेक्ट बैक टू द डिवाइस। ठीक है, वही बैक टू द डिवाइस आता है वेयर अ रिसीवर ट्रैक्स एंड एनालाइज इट। तो रिसीवर जो रडार है वो ट्रैक करता है और एनालाइज करता है कि क्लाउड की जो कंडीशन या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन है वो क्या है, क्या सिचुएशन है उसकी, मीन्स डिजास्टर सिस्टम सिचुएशन है या फिर किसी नॉन डिजास्टर सिस्टम है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें रडार रीड करता है। वेदर रडार, वेदर रडार को एक डॉपलर रडार भी बोला जाता है। ठीक है, ये कॉमन एप्लीकेशन ऑफ दिस डिवाइस, ये डॉपलर रडार जो है एक कॉमन एप्लीकेशन है इस डिवाइस का, वेदर रडार का। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। डॉपलर इफेक्ट एक फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है साउंड वेव्स के एज देयर सोर्स मूव्स टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम अ लिसनर। ठीक है, ये
जो साउंड वेव्स, देखो यहाँ साउंड वेव भी है जिसका सोर्स मूव करता है टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम अ लिसनर, एक टूवर्ड्स जो लिसनर है उसके टूवर्ड्स या फिर उससे दूर जाकर वो मूव करता है, ठीक है। इन मेट्रोलॉजी डॉपलर रडार्स कैन रिवील हाउ फास्ट अ क्लाउड इज मूविंग। तो डॉपलर रडार में क्या होता है कि वो रिवील कर सकता है कि क्लाउड जो है कितना मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लाउड की रिलेटिव मोशन को चेंज करने में हेल्प करता है, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन स्ट्राइकिंग है, जो फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करता है थ्रू रेडिएशन में रडार को, डॉपलर रडार्स में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो क्लाउड है वो उसकी डायरेक्शन और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी जो मूविंग कैपेसिटी है वो कितनी है, वो सारी चीज़ें डॉपलर रडार रीड करता है, ठीक है। अ पल्स डॉपलर रडार कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ से रेनफॉल बाय एमिटिंग रेडिएशन इन पल्सेस एंड ट्रैकिंग हाउ ऑफन दे आर रिफ्लेक्टेड टू द रिसीवर। तो डॉपलर जो पल्स डॉपलर रडार है वो मेजर करता है इंटेंसिटी को, जैसे कि कह सकते हैं कि रेनफॉल की इंटेंसिटी को मेजर करता है बाय एमिटिंग रेडिएशन इन पल्सेस, रेडिएशन को पल्सेस में एमिट करता है ऑन और ट्रैक करता है हाउ ऑफन दे आर रिफ्लेक्टेड टू द रिसीवर, रिसीवर से कितना ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करता है, ये डॉपलर इफेक्ट का मीन्स ये मेजर करता है इंटेंसिटी, ठीक है। दिस वे मॉडर्न डॉपलर रडार्स कैन मॉनिटर वेदर कंडीशंस। तो इस वे में मॉडर्न डॉपलर रडार्स मॉनिटर कर सकता है वेदर कंडीशंस को और उसे डिस्कवर कर सकता है न्यू विंड पैटर्न्स को, मींस न्यू विंड पैटर्न्स कैसी है, उसका शेप मींस उसका साइज और उसका जो इंटेंस कैपेसिटी है वो कितनी है, और फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एटसेट्रा ये सारी चीज़ें मेजर कर सकता है, ठीक है। और एक्स बैंड रडार ये देखते हैं क्या है कि डॉपलर रडार रिलाइज ऑन रेले स्कैटरिंग, ये डॉपलर रडार रिलाइज करता है रेले स्कैटरिंग मीन्स पल्सेस, जो लाइट की पल्सेस है वो एक दूसरे मीन्स ऑल डायरेक्शन में कैसे स्कैटर करती है, ठीक है। व्हेन द स्कैटर इज, ये क्या है, रेले स्कैटरिंग क्या है, रेले स्कैटरिंग क्या है, जब स्कैटरर इज मच स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। ये रेले स्कैटरिंग क्या होती है कि ये याद रखना, ठीक है। रेले स्कैटरिंग क्या होती है कि जब स्कैटरर जो ऑब्जेक्ट है वो इज़ मच स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन से काफ़ी ज़्यादा छोटा हो, ठीक है, वो होता है रेले स्कैटरिंग। अ रडार ट्राइंग टू सी स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक रेन ड्रॉपलेट्स और फॉग विल नीड टू यूज रेडिएशन ऑफ लोअर वेवलेंथ्स। जो एक रडार ट्राई करता है देखने के लिए स्मॉलर पार्टिकल्स को, जैसे रेन ड्रॉपलेट्स या फिर फॉग, इसे नीड होती है टू यूज रेडिएशन ऑफ लोअर वेवलेंस की नीड होती है, ठीक है। लोअर वेवलेंस के रेडिएशन की नीड होती है क्या करने के लिए, देखने के लिए कि रेन ड्रॉप्स को या फिर फॉग को, ठीक है, लाइक इन द एक्स बैंड रडार में। एक एक्स बैंड रडार इज रडार दैट एमिट्स रेडिएशन इन द एक्स बैंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो एक्स बैंड है उसमें रेडिएशन एमिट होता है इस रडार के द्वारा, एक्स बैंड रडार, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 to 12 गीगाहर्ट्ज है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर। ये चीज़ याद रखना, एक्स बैंड रडार की कैपेसिटी जो इंटेंसिटी है वो 8 to 12 गीगाहर्ट्ज है, ठीक है, और इसकी वेवलेंथ जो है 2 to 4 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, और इंटेंसिटी वेरी हाई है, ओके। The smaller wavelengths allow the radar to produce images of higher resolution. Smaller wavelengths अलाउ करता है रेडार को टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ हायर रेजोल्यूशन, ये हायर रेजोल्यूशन की इमेज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो जिसकी स्मॉलर वेवलेंथ होगी। जैसे मान लो एक्सरे जो रेज होती है उनकी वेवलेंथ जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, बट उनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो इमेज जो होगी वो इमेज कैन टेक विद वेरी हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, हाई रेजोल्यूशन की इमेज को प्रोड्यूस करता है। हाउएवर द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम रेडिएशन द फास्टर इट विल बी एटेन्यूएटेड, ठीक है, बट लेकिन क्या होता है, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होती है कुछ रेडिएशन में तो ये फास्ट इट विल एटेन्यूएटेड, कुछ मीन्स की एटेन्यूएट होगी। सो एक्स बैंड रडार्स हैव अ रिलेटिवली शॉर्टर रेंज, तो एक्स बैंड रडार्स
जो रिलेटिवली शॉर्टर रेंज होती है एक्स बैंड रडार के पास, ठीक है। रडार्स जो होते हैं उनके पास शॉर्टर रेंज होती है, बिकॉज शॉर्टर रेंज का मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी और वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में ये लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम्स हुई और लैंडस्लाइड जो न्यू रडार्स सेटअप करने की जो प्लानिंग है टू बी एबल टू मोनिटर द मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के मूवमेंट्स को मेजर करेगी, ठीक है, मॉनिटर करेगी, जैसे कि सॉइल पार्टिकल्स को, जो कि ये लैंडस्लाइड वार्निंग की को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट को वहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा रेडार्स के द्वारा, ठीक है। तो वहाँ पर लैंडस्लाइड की जो कंडीशन होगी उससे उसका पता चलेगा, ठीक है। The device will also perform high temporal sampling, that is, rapidly sample its environs, allowing it to spot particles movements happening in short spans of time। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो उसके रेडार सिस्टम जो है वो पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल्स है, उसको मोनिटर करेंगे, कैसे क्या इनको मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो सेटअप इसीलिए किया गया है। हाउ मेनी रडार्स डज इंडिया हैव, इंडिया के पास कितने नंबर ऑफ रडार्स हैं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1950s में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब सेटअप हुआ था, ठीक है। तो IMD जो है वो स्टार्ट किया था रडार को यूज़ करना और वेदर एप्लीकेशंस 1950s। द फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एक्स बैंड स्टॉर्म डिटेक्शन रडार वाज इंस्टॉल्ड इन 1970 न्यू दिल्ली में, ठीक है। और 1996 में 10 आउटडेटेड एक्स बैंड रडार को डिजिटल एक्स बैंड रडार से रिप्लेस किया गया था, ठीक है। जब यहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम आया तो उसके बाद जो है 10 आउटडेटेड एक्स बैंड रडार्स थे उन्हें रिप्लेस करके एक्स बैंड डिजिटल रडार्स में कन्वर्ट किया गया। तो इन इट्स एक्स बैंड रडार नेटवर्क इंडिया हैज़ बोथ विंड फाइंडिंग एंड स्टॉर्म डिटेक्टिंग रडार्स। तो इंडिया के पास क्या क्या हो गया, विंड फाइंड, कुछ जो रडार्स थे वो विंड फाइंडिंग के लिए और स्टॉर्म डिटेक्टिंग के लिए हो गया था, बट और कुछ जो रडार्स थे वो डुअल कैपेबिलिटी, दोनों कैपेसिटी अडॉप्ट करने के एबल थे, ठीक है। द कंट्री आल्सो यूजेस एस बैंड रडार्स, यहाँ पर जो कंट्री यूज़ करता है एस बैंड रडार्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ठीक है। और जो लॉन्ग रेंज डिटेक्शन है, ठीक है, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है। द फर्स्ट एस बैंड साइक्लोन, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, इसकी एस बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। और लॉन्ग रेंज डिटेक्शन की सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है बिकॉज ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। द फर्स्ट एस बैंड साइक्लोन डिटेक्शन रडार वाज इंस्टॉल्ड इन विशाखापट्टनम में 1970 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और जो मुंबई में वो 1980 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। सितंबर 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने ये अनाउंस किया कि 56 एडिशनल डॉपलर रडार्स जो हैं वो कुछ सालों में सेटअप किए जाएंगे। ऑन सितंबर 11 को, इसी साल सितंबर 11 को, द यूनियन कैबिनेट क्लियर द 2000 करोड़ मिशन मौसम। ये मिशन मौसम, ये देखिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिशन मौसम जो है वो उसके अंडर 2000 करोड़ का जो पैकेज है वो अनाउंस किया गया है अपग्रेड करने के लिए मेट्रोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। और ये इंक्लूड करेगा कि 6 मेट्रोलॉजिकल रेडार्स जो हैं वो 2026 तक सेटअप किए जाएंगे अंडर मिशंस फर्स्ट फेज में, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंसेस जितेंद्र प्रधान ने कहा, अगस्त में कहा था कि गवर्नमेंट स्टार्ट किया है प्रोसेस टू प्रोक्योर एंड इंस्टॉल 10 एक्स बैंड रडार, प्रोक्योर करने, खरीदने के लिए और इंस्टॉल करने के 10 एक्स बैंड डॉपलर रडार सिस्टम को टू इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कितने नंबर ऑफ 10 डॉपलर रडार्स सिस्टम वुड बी सेटअप, ठीक है। एंड हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी सेटअप किया जाएगा। द इनिशिएटिव टू इंस्टॉल एन एक्स बैंड रडार इन वायनाड इंक्लूडेड इंस्टॉलिंग अ सी बैंड रडार। ये सी बैंड रडार जो एक्स बैंड रडार वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है वो सी बैंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो एस बैंड से हाई होती है विद एन ऑब्जर्वेशनल रेंज 250 किलोमीटर इन मंगलुरु, ठीक है। इनकी जो
ऑब्जर्वेशन रेंज है वो भी काफ़ी हाई होती है। यहाँ पर निसार सैटेलाइट जो है इसरो और जो नासा के द्वारा सेटअप बनाई जा रही है, वहाँ एक निसार सैटेलाइट है उनके द्वारा बिल्ड किया है। जैसे कि नासा एंड इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करेंटली डेवलप कर रहे हैं एक सैटेलाइट जिसका नाम निसार है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, और ये यूज की जाएगी रडार इमेजिंग टू प्रोड्यूस अ हाई रेजोल्यूशन मैप ऑफ द अर्थ लैंड मासेस। जो अर्थ के मूवमेंट है, अर्थ में मूवमेंटम है, उसको लैंड मास का जो मोमेंटम है उसको मेजर करेगी, उसे मॉनिटर करेगी निसार सैटेलाइट। ठीक है। इट्स पेलोड कंसिस्ट ऑफ, देखो पेलोड क्या है, एल बैंड जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी और 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ है। ठीक है। इसकी जो रेंज है वो कौन यूज करेगा, वो कौन सेटअप करेगा, बिल्ट बाय नासा। एंड इस बैंड को जो कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो रेंज वेवलेंथ है वो बिल्ड करेगा इसरो। तो ये चीज़ याद रखना कि एल बैंड जो है वो बिल्ड करेगा नासा, और जो एस बैंड है वो इसरो द्वारा बिल्ड किया जाएगा। टुगेदर दे विल ट्रैक एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन द अर्थ वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस। तो इनके द्वारा ये रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्रैक किया जाएगा नेचुरल प्रोसेसेस को। ठीक है, जो भी मोमेंटम होगा लैंड मासेस में। इट इज़ करेंटली एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड ऑन बोर्ड एंड इसरो GSLV MK2 इसके द्वारा मतलब ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्ट है कि नेक्स्ट ईयर 2025 में ये लॉन्च किया जाएगा, और इसका जो टोटल कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बिलियन US$ है, जो कि ये नासा द्वारा ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है वो स्कटलिंग पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसका कंटेक्स्ट क्या है कि द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट एम्पावरिंग लॉज फॉर इंडियंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन सिटीजन्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, फ्रॉम एक्सपोजिंग करप्शन इन द डिलीवरी ऑफ बेसिक राइट्स टू ब्रिंगिंग टू लाइट द ट्रुथ बिहाइंड द ओपेक इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम था वो भी इस बाय द सुप्रीम कोर्ट वाज डिक्लेयर एज नल एंड वाइड। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज है। ठीक है, एक्ट है जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है। देयरफॉर इट इज़ नो सरप्राइज दैट देयर इज अ सीवर बैकलैश अगेंस्ट बोथ द लेजिस्लेशन विच हैज़ जस्ट इंटर्ड इट्स 20th ईयर एंड दोज हु यूज इट। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो कि इसको 20 ईयर्स होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर वैकेंट पोस्ट के बारे में बात की गई है कि गवर्नमेंट्स आर स्कटलिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कमज़ोर बना रही है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को बाई नॉट अपॉइंटिंग इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड अलाउिंग द कमीशंस टू क्रम्बल अंडर द वेट ऑफ माउंटिंग बैकलॉग्स। जो कि यहाँ पर कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो RTI एक्ट कमज़ोर बना रही है, जो कि अपॉइंट जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उन्हें अपॉइंट ना करके। ठीक है, और यहाँ पर जो कमीशंस है उसे क्रम्बल अंडर द वेट ऑफ द माउंटिंग बैकलॉग। यहाँ पर बैकलॉग की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, अभी देखेंगे कौन कौन से स्टेट में कितनी कितने ज़्यादा वैकेंट सीट्स हैं इसकी। ठीक है, 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार जो सतर्क नागरिक संगठन है उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि ए सिटीजन्स ग्रुप दैट कैंपेन्स फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग सो दैट 7 out of 29 इंफॉर्मेशन कमीशंस वर डिफंक्ट फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में ये कहा गया कि 29 इंफॉर्मेशन कमीशंस डिफंक्ट किए गए हैं। ठीक है, पिछले साल। तो द कमीशन ऑफ झारखंड हैज़ नॉट बीन फंक्शनल फॉर ओवर 4 years। जो झारखंड में कमीशन वो 4 साल से फंक्शन नहीं कर रहा है, जबकि त्रिपुरा और तेलंगाना में लास्ट 3.5 year से वो फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की ये प्रॉब्लम्स हो रही है बिकॉज ऑफ नॉट अपॉइंटिंग देम बाय द गवर्नमेंट। मेनी इन्फॉर्मेशन कमीशंस वर फाउंड टू बी फंक्शनिंग विदाउट एन एडिक्वेट नंबर ऑफ कमिश्नर्स डिस्पाइट लार्ज बैकलॉग्स। द इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र विद अ बैकलॉग मोर देन 1 लाख अपील्स एंड कंप्लेंट्स। तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमीशन के पास बैकलॉग्स हैं और कंप्लेंट्स हैं, मोर देन 1 लाख इज़ हेडलेस। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा मीन्स जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं उन्हें नहीं रिसीव किया जा रहा है। ठीक है, और उनके कंप्लेंट्स जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। 6 out of 11 पोस्ट ऑफ कमिश्नर्स आर लाइंग वैकेंट। ठीक है,
11 जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ जो 6 आउट ऑफ 11 पोस्ट है वो वैकेंट सीट है। ठीक है, सिंस मे 2015 नॉट अ सिंगल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 2015 से एक नॉट अ सिंगल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कोई भी एक सिंगल इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विदाउट सिटीजन्स हैविंग टू अप्रोच कोर्ट्स। ठीक है, डिस्पाइट रिपीटेड डायरेक्शंस बाय द सुप्रीम कोर्ट 8 आउट ऑफ 11 पोस्ट आर वैकेंट इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो यहाँ पर देखिए जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 8 आउट ऑफ 11 पोस्ट आर वैकेंट इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है और कितने नंबर ऑफ जो इंफॉर्मेशन कमीशन वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, और उनके जो टेन्योर है और जो रिमूवल प्रोसेस है वो क्या है, वो कमेंट बॉक्स में ये दीजिए। ठीक है, अंडर द RTI एक्ट इंफॉर्मेशन कमीशंस आर द फाइनल अपीलेट अथॉरिटी। इंफॉर्मेशन कमीशंस जो होते हैं वो फाइनल अपीलेट अथॉरिटी हैं एंड आर मैंडेटेड टू सेफ गार्ड एंड फैसिलिटेट पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन कमीशंस जो है वो सेफ गार्ड करते हैं और फैसिलिटेट सुविधा प्रोवाइड करते हैं पीपल्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन को। दे हैव वाइड रेंजिंग पावर्स, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है इंक्लूडिंग द पावर ऑफ डायरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच द गवर्नमेंट फाइंड्स इनकन्वीनियंट। उनके पास डायरेक्ट पावर होती है टू अनाउंस राइट टू डिक्लेयर राइट टू कह सकते हैं कि उन्हें प्रोटेक्ट करने, राइट टू इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को वो इनकन्वीनियंट भी फाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ बिकॉज एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, ये ऐसा होता है क्योंकि एडिक्वेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैव नॉट बीन अपॉइंटेड दैट मोर देन 4 लाख अपील्स एंड कंप्लेंट्स आर पेंडिंग इंफॉर्मेशन कमीशंस अक्रॉस इंडिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं बिकॉज ऑफ नॉट अपॉइंटिंग इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। The report shows that it would take more than a year for an appeal or complaint to be disposed in 14 commissions। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें दी हुई है। अ फ्रेश अपील फाइल्ड इन छत्तीसगढ़ और बिहार वुड बी डिस्पोज ओनली इन 2029। तो एक फ्रेश अपील फाइल की गई है छत्तीसगढ़ में और बिहार में जो कि ये डिस्पोज करेगी ओनली इन 2029 में। ठीक है, वाइल हियरिंग अ पिटिशन रिगार्डिंग वैकेंसीज इंफॉर्मेशन कमीशंस अक्रॉस इंडिया इन 2023 द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द फेलियर टू फिल वैकेंसीज इज लीडिंग टू अ सिचुएशन वेयर द राइट टू इंफॉर्मेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बिकम्स अ डेड लेटर। तो ये जो है इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो डेड लेटर साबित होगा अगर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ये नोट किया है कि जो वैकेंसीज़ को ना फिल करने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रोसेस आगे बढ़ाती है तो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट है वो डेड लेटर ये साबित हो सकता है। ठीक है, और इवन व्हेन अपॉइंटमेंट्स आर मेड a majority of the appointees are either retired government officials or people who enjoy political patronage। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ अपॉइंटीज़ हैं वो या तो रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर पॉलिटिकल पैट्रोनेज के जो इंजॉय कर रहे हैं, पॉलिटिकल पैट्रोनेज जिनके पास है उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि वो जो है रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो ज़्यादा टर्म तक या ज़्यादा टर्म तक वहाँ पर जो उनका टर्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है वो उनका प्रिविलेज है, तो वहाँ पर जो है वो सीरियस कंडीशन, वो उनकी जो सीरियसनेस है वो ज़्यादा वहाँ पर नहीं दिखाई देती है। दे आर ऑफन रिलक्टेंट टू एक्ट अगेंस्ट वायलेशंस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी लॉ। तो दे आर ऑफन रिलक्टेंट, वो ऑफन अपोजेबल होते हैं टू एक्ट अगेंस्ट वायलेशंस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी लॉ। तो वो ट्रांसपेरेंसी लॉ जो है उनका वायलेशन के अगेंस्ट जो है वो रिलेक्टेंट होते हैं, वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। द रिपोर्ट शोज दैट कमीशंस डिड नॉट इम्पोज पेनल्टीज इन 95% ऑफ द केसेस।
तो जो कमीशंस हैं वो पेनल्टीज़ को इम्पोज नहीं करते हैं मोर देन 95% ऑफ द केसेस में वेयर पेनल्टीज कुड बी इम्पोज, जहाँ पर पेनल्टीज इम्पोज किया जा सकता है। दिस फेलियर सेंड्स अ सिग्नल दैट वायलेटिंग द लॉ विल नॉट इनवाइट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो यह फेलियर जो है वो एक मैसेज सेंड करती है, एक सिग्नल सेंड करती है कि वायलेटिंग द लॉ विल नॉट इनवाइट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो वायलेटिंग, जो लॉ का वायलेशन हो रहा है वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है। दिस डिस्ट्रॉय द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंसेंटिवाइजेस एंड डिसइंसेंटिवाइजेस बिल्ट इनटू द आरटीआई एक्ट। तो यह डिस्ट्रॉय करता है बेसिक फ्रेमवर्क को, इंसेंटिवाइजेस और डिसइंसेंटिवाइजेस बिल्ट इनटू द आरटीआई एक्ट में जो बिल्ट हुआ है। प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी और exasperates applicants who seek information at a high cost and often against great odds। तो यहाँ पर जो है उसके जो सीरियस कंडीशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी सीरियसनेस नहीं होती है और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को जो वीक बना देता है, ठीक है, वीक बना रहा है। द laxity in enforcing accountability allows information officers to take liberties with the RTI Act। तो लिबर्टी, जो आरटीआई एक्ट के साथ जो लिबर्टी होती है वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अलाउ करती, ठीक है। जो लैक्सिटी इन फोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं, अकाउंटेबिलिटी की अगर इन्फोर्स नहीं होता है और लैक इन्फोर्समेंट होता है तो वहाँ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को उनकी लिबर्टी जो होती है आरटीआई एक्ट के तहत वो कम होती है, लीडिंग टू मेनी अनआंसर्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। अनआंसर्ड एप्लीकेशंस को लीड करता है एंड एन इक्वल नंबर ऑफ डिलेड और इलिजिटिमेटली रिफ्यूज्ड वंस। तो इक्वल नंबर ऑफ डिलेड, जो डिलेड की प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट होती है और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेज होते हैं उन्हें रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। रिग्रेसिव अमेंडमेंट्स क्या होते हैं कि इन द लास्ट 5 ईयर्स, रिग्रेसिव अमेंडमेंट्स जो किए गए पार्लियामेंट में वो क्या है कि इन द लास्ट 5 ईयर्स देयर हैव ऑल्सो बीन रिग्रेसिव अमेंडमेंट्स टू द आरटीआई एक्ट। रिग्रेसिव अमेंडमेंट जैसे कि इन 2019 में डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम सिविल सोसाइटी एंड अपोजिशन पार्टीज, गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स लाई which dealt a blow to the autonomy of the information commissions by empowering the central government to determine the tenure, salaries, pensions and post retirement entitlements of our information commissioners। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स लाया कि उनके जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे उनका जो सैलरीज होगी, टेन्योर होगा, पेंशन्स होगा और पोस्ट रिटायरमेंट इंटाइटलमेंट होंगे, वो सारे यहाँ पर अमेंडमेंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लिया कि वो उनकी कंडीशन कैसी होगी, अपॉइंटमेंट कंडीशन कौन अपॉइंट करेगा और पोस्ट रिटायरमेंट इंटाइटलमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पर 2019 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट किया डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम सिविल सोसाइटी और अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा, ओके। द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का जो है वो उसमें इंक्लूड किया है एन explicit provision to amend the RTI law to exempt all personal information from disclosure। यहाँ पर ये कहा गया है कि एक जो ये DPDP एक्ट 2023 है उसमें ये इंक्लूड किया गया है कि एक्सप्लिसिट पूरी तरीके से ओपन प्रोविज़न होगा टू अमेंड द आरटीआई लॉ। आरटीआई लॉ का जो अमेंडमेंट है वो टू एग्जेम्प्ट ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एग्जेम्प्ट किया गया, छूट मिलेगी ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम डिस्क्लोजर से, ठीक है, वो डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें DPDP एक्ट 2023 में ये किया गया था, अमेंड किया गया था। आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 प्रोवाइडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये आरटीआई एक्ट 2005 प्रोवाइड किया था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स को थ्रू सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे में ये किया गया था। इन ऑर्डर टू इन्वोक दिस सेक्शन टू डिनाई पर्सनल इंफॉर्मेशन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स हैड टू बी प्रूवन। कम से कम एक ग्राउंड्स को भी प्रूव करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन सॉट हैड नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है।
और information sought was that such that it would cause unwarranted invasion of privacy, and the information officer was satisfied that there is no larger public interest that justified disclosure। वहाँ जब पर जो पब्लिक जो इंटरेस्ट होंगे, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होंगे, वहाँ पर तो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। बट कोई अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होंगे और वो जस्टिफाइड होंगे तो वहाँ पर डिस्क्लोज की कंडीशंस ओपन की जाएगी। ठीक है। डीपीडीपी एक्ट अमेंडेड सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे टू एक्सपैंड इट्स परव्यू एंड एग्जेम्प्ट ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द आरटीआई एक्ट। तो यहाँ पर जो डीपीडीपी एक्ट 2023 है, वहाँ पर पहले ये किया गया था कि जो पब्लिक की इंफॉर्मेशन है, प्राइवेसी है, वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी अनटिल एंड अनलेस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होंगे, उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा तब तक जब तक कि जो प्राइवेसी हर्ट हो रही है इंडिविजुअल्स की, तो उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। बट इन डीपीडीपी एक्ट 2023 में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई कि कोई भी एक अगर प्राइवेसी का मैटर वहाँ पर नहीं होगा, कोई भी पब्लिक की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अगर कोई भी लॉ अगेंस्ट है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो डिस्क्लोज किया जाएगा। ठीक है। सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एज पर विद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कह रहा है कि इट आल्सो डिलीटेड अ की प्रोविजन इन द लॉ। ये भी डिलीट कर दिया कि जो लॉ में प्रोविजंस हैं जो कि सिटीजन्स जो कि देता है सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एट पर विद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो सिटीजन्स को राइट देता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सिटीजन्स की जो राइट टू इन्फॉर्मेशन को देता है एट पर विद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो राइट्स हैं उनके बराबर किसको देता है, राइट्स सिटीजन्स को, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उनको देता है। तो वो भी यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिया गया कि उनके बराबर नहीं होगा। ठीक है। और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2000 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है, ये सारी चीज़ें दिया था कि जो सिटीजन्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो इक्वल होगा किसके, एमपीज और एमएलएज के। बट डीपीडीपी एक्ट 2023 में ये सारी चीज़ें क्या हुई कि यहाँ पर अनबैलेंस्ड, अनइक्वल हो गई। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया डेटा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया डेटा के अनुसार ये कह रहा है कि नियरली 100 पीपल हैव बीन किल्ड फॉर यूजिंग द आरटीआई एक्ट। तो नियरली 100 पीपल मारे गए यूज करने के लिए आरटीआई एक्ट को, एंड थाउजेंड्स हैव बीन असॉल्टेड, threatened and slapped with false cases, though the Whistleblowers Protection Act was passed in। हालांकि 2014 में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया गया था, लेकिन इट रिमेन्स कन्फाइंड टू द स्टैट्यूट बुक्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू फॉर्मुलेट रूल्स टू ऑपरेशनलाइज इट। लेकिन यह जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसे फ्रेम करने में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेशनल करने में सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो गई। ठीक है। एवरी ईयर सम 6 मिलियन इंफॉर्मेशन एप्लीकेशंस आर फाइल्ड इन इंडिया। 6 मिलियन इंफॉर्मेशन एप्लीकेशंस फाइल किए गए इंडिया में। ठीक है। एवरी ईयर फाइल किए जाते हैं। एविडेंस शोज दैट द आरटीआई लॉ हैज़ इनिशिएटेड द वाइटल task of redistributing power in a democratic framework and transforming the relationship between the government and citizens। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, ये फ्रेमवर्क डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है। और ये जब यहाँ पर इंश्योर नहीं किया जाता राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सिटीजन एज वेल एज जो एमपी एमएलए की जो लॉज, एमपी एमएलए के जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी है, उनको इक्वल नहीं किया जाता, तो यहाँ पर इसे कमज़ोर बना देता है। ठीक है। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को, एन इरोजन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट इज एन इरोजन ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये फंडामेंटल राइट, इसकी जो फंडामेंटल जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट हैं उनको इरोजन करता है, और इसके साथ साथ ये डेमोक्रेसी का भी इरोजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज गिवन हियर दैट बायोलॉजी ट्रांसफॉर्म्ड नोबल फॉर डिटरमाइनिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज ए बिग एडवांस। ठीक है। बायोलॉजी ट्रांसफॉर्म्ड ये यहाँ पर दिया है इसके कंटेक्स्ट में। ठीक है। जो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला उसको यहाँ पर मेंशन किया है आर्टिकल में। द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री हैज़ बीन अवार्डेड, सॉरी नॉट फिजिक्स
बट इन केमिस्ट्री बिकॉज केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ है 3 जो नोबेल लॉरिएट हैं उन्हें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, केमिस्ट्री के फील्ड में। और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर और प्रोटीन साइज को जो डिस्कवर किए थे, ठीक है, उनके कंटेक्स्ट में यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला है 3 साइंटिस्ट को, जो कि हैं डेविड बेकर, ठीक है, डेमिस हसाबिस एंड जॉन जम्पर। इन तीनों को मिला है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री हैज़ बीन अवार्डेड टू डेविड बेकर फॉर सक्सीडिंग इन द seemingly impossible feat of building new proteins। बिल्डिंग न्यू प्रोटीन्स के फील्ड में ये डेविड बेकर को मिला, और डेमिस हसाबिस एंड जॉन जम्पर फॉर सॉल्विंग द हाफ अ सेंचुरी ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ प्रेडिक्टिंग प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यहाँ प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में प्रेडिक्शन के फील्ड में इन्हें मिला है, ठीक है, यूजिंग आर्टिफिशियल। यहाँ पर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उन्हें प्रेडिक्ट करने में किसके सहायता से, जो हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की हेल्प से यहाँ पर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको प्रेडिक्ट किया। तो यहाँ पर डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल है उसे क्या बोलते हैं, अल्फा फोल्ड दैट दे डेवलप्ड। अल्फा फोल्ड कहते हैं आर्टिफिशियल, जिससे यहाँ पर प्रोटीन स्ट्रक्चर को फाइंड किया गया है, ठीक है। इट यूज टू टेक ईयर्स ऑफ पेरिस्टेकिंग एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमाइन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन विच इन मेनी केसेज हैव ओनली बीन पार्शियली डिटरमाइंड। डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन डिटरमाइनिंग प्रोटीन फंक्शन। यहाँ प्रोटीन फंक्शन कैसे होता है वो डिटरमाइन करना है, और स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है वो डिटरमाइन करना है। प्रोटीन्स आर लॉन्ग रिबन्स इन विच द 20 डिफरेंट एमिनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स कैन बी सिक्वेंशियली अरेंज्ड टू फॉर्म इन्यूमरेबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन्स जो लॉन्ग रिबन्स होंगे, इन जिसमें कि 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स होंगे, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, वो सिक्वेंशली अरेंज्ड हो जाएंगे, ठीक है। जो 20 एमिनो एसिड्स हैं वो सिक्वेंशली क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे टू फॉर्म इन्यूमरेबल कॉम्बिनेशंस। इन्यूमरेबल कंडीशंस में वो फॉर्म होंगे। इवन इफ रिसर्चर्स नो द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन अ रिबन, कि हालांकि रिसर्चर्स ये भी जानते थे कि कैसे एमिनो एसिड्स सीक्वेंस में हैं, ठीक है। द रिबन कैन ट्विस्ट एंड फोल्ड इन एन एस्ट्रोनॉमिकल नंबर ऑफ पॉसिबल शेप्स फॉर ईच सीक्वेंस। तो यहाँ पर जो रिबन है वो ट्विस्ट कर सकता है एंड फोल्ड कर सकता है एक एस्ट्रोनॉमिकल नंबर में ऑफ पॉसिबल शेप्स फॉर ईच सीक्वेंस के लिए वहाँ पर पॉसिबल शेप्स के जो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स हैं उनमें ट्विस्ट और फोल्ड कर सकता है, ठीक है। देयर बाय मेकिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग ये चीज़ सीक्वेंस करने में एक्सट्रीमली चैलेंज फेस कर रहे थे साइंटिस्ट। तो यहाँ पर जो है जो सीक्वेंस है, स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो सेटअप करके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यहाँ पर इन्हें इस प्रोटीन्स को सेटअप किया गया, स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट किया गया। फॉर इंस्टांस इफ अ प्रोटीन, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए, इफ़ अ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ ओनली 100 एमिनो एसिड्स, यहाँ पर एग्जांपल है जैसे कि एक प्रोटीन कंसिस्ट करता है केवल और केवल 100 एमिनो एसिड्स को, द प्रोटीन कैन एज्यूम एटलीस्ट 1047 डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर्स। तो प्रोटीन एज्यूम कर सकता है कम से कम 1047 डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर्स को। टिल अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले तक, ऑफ द 20,000 ओड प्रोटीन्स फाउंड इन ह्यूमंस, 20,000 ओड प्रोटीन्स ह्यूमंस में पाया जाता था। द स्ट्रक्चर ऑफ ओनली अ थर्ड वाज पार्शियली डिटर्मिन्ड इवन एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो थर्ड जो यहाँ पर केवल एक थर्ड जो पार्शियली डिटर्मिन्ड जो एमिनो एसिड थी वो एक्सपेरिमेंट की गई थी। हसाबिस एंड जम्पर मेड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। यहाँ पर चाइल्ड्स प्ले के तौर पर यहाँ पर जो हसाबिस और जम्पर हैं वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को बनाया था। अल्फा फोल्ड हैज़ नाउ प्रेडिक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल 200 मिलियन प्रोटीन्स। यहाँ पर पहले देखा जाता था कि 20,000 और प्रोटीन्स फाउंड किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, बट यहाँ पर जो अल्फा फोल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो प्रेडिक्ट किया कि स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स स्ट्रक्चर हैं ऑलमोस्ट कितने हैं, 200 मिलियन प्रोटीन्स फ्रॉम नियरली मिलियन स्पीसीज़, ठीक है। यहाँ पर ये मिलियन स्पीसीज़
के इतने जैसे नियरली मिलियन स्पीसीज 200 मिलियन प्रोटीन्स यहाँ पर मिलियन स्पीसीज में पाया गया। बेकर डेवलप्ड कंप्यूटराइज्ड मेथड्स टू क्रिएट प्रोटीन्स दैट डिड नॉट प्रीवियसली एग्जिस्ट। यहाँ पर बेकर डेवलप किए थे कंप्यूटराइज्ड मेथड टू क्रिएट प्रोटीन को क्रिएट करने के लिए जो कि या प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, तो इस फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। इन मेनी केसेस हैव इंटायरली न्यू फंक्शंस। तो न्यू फंक्शंस यहाँ पर इंटायरली ये देखा गया बहुत सारी केसेस में। 2018 में हसाबिस एंड जम्पर अचीव किए थे एक एक्यूरेसी 60% की एक्यूरेसी इन प्रेडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर, 60% की, बट इस बार जो है वो 100% एक्यूरेसी प्रेडिक्ट कर ली गए। ठीक है, इन 2020 दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स परफॉर्मेंस वाज कंपेरेबल विद एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। जो 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स का जो परफॉर्मेंस था वो कंपेरेबल विद एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी था। ठीक है, तो स्टिल नॉट परफेक्ट, लेकिन ये परफेक्ट नहीं भी था। द आर्टिफिशियल मॉडल एस्टिमेट्स हाउ करेक्ट द स्ट्रक्चर दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इज़। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल वो एस्टिमेट करता है कि कितने नंबर ऑफ करेक्ट स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं, अलाउिंग रिसर्चर्स टू नो द रिलायबिलिटी ऑफ द प्रेडिक्शन। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन की जो रिलायबिलिटी है वो कितनी है रिसर्चर्स द्वारा जो की गई है। द कोड फॉर द अल्फा फोल्ड मॉडल हैज़ बीन पब्लिकली अवेलेबल सिंस 2021। तो ये जो मॉडल AI अल्फा फोल्ड मॉडल है वो पब्लिकली अवेलेबल थी 2021 से, एंड AI टूल हैज़ बीन यूज्ड बाय मोर देन 2 मिलियन पीपल फ्रॉम 190 कंट्रीज़। तो यहाँ पर जो AI टूल है वो यूज किया गया था मोर देन 2 मिलियन पीपल द्वारा अराउंड 190 कंट्रीज़ में। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बेकर ने ये करके दिखा दिया। बेकर यूज्ड हिज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रोजेट्टा टू जनरेट न्यू प्रोटीन्स। यहाँ पर जो बेकर थे वो अपने कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर था रोजेट्टा, उन्होंने जनरेट किया एक न्यू प्रोटीन्स को दैट नेवर एग्जिस्टेड नेचुरली, जो कि कभी यहाँ पर नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती है। इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर, बावजूद प्रेडिक्टिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन एमिनो एसिड सीक्वेंसेस, ही क्रिएटेड न्यू प्रोटीन स्ट्रक्चर। उन्होंने एक न्यू प्रोटीन स्ट्रक्चर को क्रिएट किया एंड यूज्ड किया रोजेट्टा को टू डिटरमाइन द एमिनो एसिड सीक्वेंस बाय सर्चिंग अ डेटाबेस ऑफ ऑल नोन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एंड लुकिंग फॉर शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स दैट हैड सिमिलरिटीज विद द डिजायर्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक न्यू प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया। ठीक है, रोजेट्टा देन ऑप्टिमाइज दीज फ्रैगमेंट्स एंड प्रपोज्ड एन एमिनो एसिड सीक्वेंस। तो यहाँ पर एमिनो एसिड सीक्वेंस को जो रोजेट्टा उनका कंप्यूटर है वो यहाँ पर सीक्वेंस किया। लाइक हसाबिस एंड जम्पर, यहाँ पर हसाबिस एंड जम्पर के जैसे बेकर भी एक कोड बनाया फॉर रोजेट्टा के लिए फ्रीली अवेलेबल सो दैट रिसर्चर्स कैन डेवलप द सॉफ्टवेयर एंड फाइंड न्यू एरियाज ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इन्होंने भी एक रोजेट्टा के लिए कोड बनाया जो सबके लिए अवेलेबल हो, जो रिसर्चर्स के लिए रिसर्चर्स डेवलप कर सके द सॉफ्टवेयर और फाइंड न्यू एरियाज ऑफ एप्लीकेशन को। ठीक है, और ये यहाँ पर एंड होता है और ये आर्टिकल जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला। अब नेक्स्ट आर्टिकल है अ क्रिटिकल मैसेज फॉर द अर्बन एलीट। ठीक है, अर्बन एलीट या क्रिटिकल मैसेज फॉर द अर्बन एलीट, यहाँ पर देखते हैं ये क्या है कि इंडिया में दिस ईयर समर सैटर्ड रिकॉर्ड। इंडिया में ये साल बहुत ज़्यादा जो हीट वेव्स की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी विद रेड अलर्ट्स इशूड नेशन वाइड। यहाँ पर रेड अलर्ट्स इशू किया गया था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अक्रॉस ओवर 200 लाइव्स वर लॉस्ट टू हीट वेव्स। यहाँ हीट वेव्स की कंडीशन ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि 200 लाइव्स हीट वेव्स की वजह से यहाँ पर लॉस्ट हुई। ठीक है, इंडिया ने लॉस्ट कर दिया, बट काउंटलेस मोर वेंट अनरिकॉर्डेड। लेकिन यहाँ 200 लाइव्स ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइव्स यहाँ पर लॉस्ट हुई। अगर देखा जाए कि यहाँ पर अनरिकॉर्डेड हैं। दिल्ली एक्सपीरियंस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 50+ डिग्री सेल्सियस। दिल्ली एक्सपीरियंस किया अनप्रेसिडेंटेड 50+ डिग्री सेल्सियस को विद द प्रोग्रेस ऑफ द मानसून एंड द मेमोरी ऑफ द एक्सट्रीम हीट फॉर बिहाइंड अस वी रिस्क इग्नोरिंग अ क्रिटिकल वार्निंग। ठीक है,
तो यहाँ पर ये चीज़ है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा यहाँ पर 50+ जो डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इन द लास्ट डिकेड अर्बन एरियाज इन इंडिया हैव फेड इंक्रीजिंगली सीवर एंड फ्रीक्वेंट हीट वेव्स। जो लास्ट डिकेड में अर्बन एरिया इंडिया में जो अर्बन एरियाज हैं वो फेस किया था सीवर और फ्रीक्वेंट हीट वेव्स को, लार्जली ड्यू टू द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। लार्जली किसके द्वारा? हीट वेव्स किसके द्वारा? मीन्स अर्बन एरियाज जो अफेक्ट हुई किसके द्वारा? अर्बन हीट आइलैंड के द्वारा। दिस फिनोमिनन वेयर सिटीज़ आर सिग्निफिकेंटली वार्मर देन देयर रूरल काउंटर पार्ट्स। ये अर्बन हीट आइलैंड क्या है कि यहाँ जैसे कि यह है रूरल, यह है अर्बन, तो यहाँ पर ही जो हीट वेव्स की जो ग्राफ बनता है, हीट वेव मीन्स टेम्परेचर का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है, कि रूरल में बहुत कम है और अर्बन में बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, हीट वेव्स की प्रॉब्लम्स इज़ ड्रिवन बाई कार्बन एमिटिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो कार्बन एक्टिविटी यहाँ पर जो अर्बन एरियाज में कार्बन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ के कंपेयर में, ठीक है। अर्बन डिज़ाइन एग्जासरबेट्स दिस इफेक्ट। अर्बन डिज़ाइन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इस इफेक्ट को और ज़्यादा वर्स्ट कर देती हैं, ठीक है। विद कंक्रीट एस्फाल्ट एंड ग्लास स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर कंक्रीटाइजेशन जो है, एस्फाल्ट का यूज़ होता है, ग्लास स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इनकी वजह से क्या होते हैं, हीट को रिटेन किया जाता है। ये सारी चीज़ें हीट को रिटेन करती हैं, कंक्रीट, एस्फाल्ट और ग्लास स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनकी वजह से अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा हीट कंडीशन की प्रॉब्लम होती है, हीट वेव्स की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इन कॉरपोरेट हब्स सच एज गुरुग्राम sleek glass buildings, while modern and attractive, trap heat and increase energy consumption. The reflections from these buildings and the lack of green cover further worsen conditions for those outside। जैसे गुरुग्राम में बहुत डेवलप्ड एरिया है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर जो ग्लास बिल्डिंग्स हैं जो कि मॉडर्न और अट्रैक्टिव होती हैं वो हीट को ट्रैप करती हैं और एनर्जी जो कंजम्पशन है उसे बढ़ा देती हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन, जो बिल्डिंग में रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, हीट की जो रिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये बिल्डिंग की जो, जैसे मान लो यहाँ पर ये है बिल्डिंग, ठीक है, और ये सन है, सन की रेडिएशन यहाँ पर पड़ी और ये क्या है, ये कैप्चर कर ली, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। रिफ्लेक्शन मीन्स जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन, प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन क्या क्या होते हैं ये लॉन्ग वेव रेडिएशन एंड शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीट कैप्चर कर ली और उसके बाद जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन में क्या है, एमिट करते हैं। एमिट करने के बाद यहाँ पर जब एटमॉस्फेयर में पहुँचते हैं तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। ये हीट जो हीट होती है, टेम्परेचर होता है, ये ट्रैप हो जाता है किसके द्वारा, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर के द्वारा। और यही एटमॉस्फेयर क्या बनाता है, यहाँ यही एटमॉस्फेयर ग्लास सीलिंग बनाता है, ठीक है, ग्लास सीलिंग बनाता है। तो ये क्या बना देता है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। द रिफ्लेक्शंस फ्रॉम दीज बिल्डिंग्स एंड द लैक ऑफ ग्रीन कवर फर्दर वर्सन द कंडीशंस फॉर दोज आउटसाइड। तो यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन जनरेट होती है। द मार्जिनलाइज्ड बियर द ब्रंट, यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शंस हैं वो उसके कंटेक्स्ट में दिया है कि द सिवियरिटी ऑफ दीज इशूज डिमांड्स इमीडिएट अटेंशन एज पुअर अर्बन प्लानिंग डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को फेस करना पड़ता है। डिलीवरी बॉयज़, जैसे कि डिलीवरी बॉयज़ हु नेविगेट सिटी स्ट्रीट्स टू मीट द डिमांड फॉर ऑनलाइन ऑर्डर्स फेस रिलेंटलेस हीट विद लिटिल रिलीफ। जैसे कि यहाँ डिलीवरी बॉयज़ जो होते हैं वो बाइक्स या फिर अदर टू व्हीलर व्हीकल्स हैं उनसे मीन्स की ट्रैवल करते हैं और ये हीट की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, ठीक है। उन्हें रिलीफ बहुत कम मिलती है और जो उनकी जो डिसीज़ हैं बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑटो ड्राइवर्स जैसे होते हैं आर डायरेक्टली एक्सपोज टू द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द डे एज दे स्ट्राइव टू अर्न लिविंग, ठीक है। सो डू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हु आर फोर्स टू वर्क, जैसे यहाँ पर दिए हुए डिलीवरी बॉयज़ और ऑटो ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है, हु आर फोर्स टू वर्क लॉन्ग आवर्स आउटडोर्स। लॉन्ग आवर्स आउटडोर्स में जो मतलब घर से बाहर लॉन्ग आवर्स तक वर्क करते हैं, ठीक है। वुमेन भी यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर्स जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल बाय फुट एंड स्ट्रीट वेंडर्स कॉन्स्टेंटली बैटल द whims of the weather with their earnings declining
as foot traffic reduces due to the heat. These individuals face the hardest consequences of poor urban planning. They are on the front lines. ये जो हैं ये डिलीवरी बॉयज़, ऑटो ड्राइवर्स, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और वुमेन जो यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ठीक है, ये और स्ट्रीट वेंडर्स, ये जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं ये हीट वेव्स की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली क्या है गरीब हैं, ठीक है, पुअर हैं और ये अफोर्ड नहीं कर सकते लग्जरियस चीज़ों को, ठीक है। तो इससे जो है जो एलिट हैं उनको तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बट इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है अर्बन एरियाज़ में। दीज इंडिविजुअल्स फेस द हार्डेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुअर अर्बन प्लानिंग. They are on the front lines experiencing the direct impact of rising temperatures, poor air quality and the scarcity of green spaces. तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, ठीक है। पुअर अर्बन प्लानिंग unchecked remains unchecked in part because the privileged who have more influence are less affected, ठीक है। पुअर अर्बन प्लानिंग जो होती है वो अनचेक्ड रहती है इन पार्ट बिकॉज द प्रिविलेज्ड who have more influence are less affected. मोर इन्फ्लुएंस जो प्रिविलेज्ड है, प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो मोर इन्फ्लुएंस रहते हैं बट अफेक्ट बहुत कम होते हैं हीट वेव्स की कंडीशन से। एंड टेक्नोलॉजी इज इनेबलिंग दिस बाय लुलिंग अस इनटू इनएक्शन. ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमें इनएक्शन में ज़्यादा कोई भी अगर इनिशिएटिव लेना हो तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर जो एक्शन लेने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। इन एयर कंडीशनड इन्वायरमेंट जैसे एसीज़, ठीक है, फ्रीज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जो कि ये एलिट जो सेक्शन है वो यहाँ पर ध्यान कम देता है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट की भी प्रॉब्लम्स होती है। द कंफर्ट्स प्रोवाइडेड बाय टेक्नोलॉजी फर्दर इंसुलेट द प्रिविलेज्ड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ अर्बन लाइफ, डिमिनिशिंग देयर इंसेंटिव टू पुश फॉर चेंज. Grocery delivery apps reduce the need to step outside for basic needs. For even minor repairs, we turn to apps for doorstep services, and ride-hailing apps encourage us to take cabs for short distances. हम यहाँ पर जैसे कि कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस में यहाँ पर कैब कर लेते हैं, ठीक है। पर जो पुअर सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो यहाँ पर क्या करे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अर्बन पुअर प्लानिंग की वजह से वो कंडीशन को फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ठीक है। दिस अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर थ्राइविंग ऐप इकोसिस्टम बिल्ट ऑन अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी हैज़ नॉट बीन वाइडली डिस्कस्ड इन पब्लिक डिस्कोर्स एंड वारंट्स अ डीपर एग्जामिनेशन फॉर इट्स सोसाइटल इम्प्लीकेशंस. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स फेस करती हैं. आवर टेक इनेबल्ड इकोसिस्टम हैज़ रीडिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ लग्जरी. यहाँ पर जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इकोसिस्टम को रीडिफाइन करती है, जैसे कंसेप्ट लग्जरी कंसेप्ट है जो क्रिएट करती है कंफर्ट ट्रैप दैट रिड्यूसेस आवर मोटिवेशन टू इंगेज विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। जो लग्जरियस लाइफ है वो यहाँ पर डीमोटिवेट करती है टू इंगेज द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। इट हैज़ लेड टू ग्रेटर ह्यूमन डोमेस्टिकेशन एंड अ डिटैचमेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट अराउंड अस. तो ये एक जो ग्रेटर ह्यूमन डोमेस्टिकेशन है वो लेड करती है डिटैच करती है फ्रॉम द इन्वायरमेंट अराउंड अस. तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पर जब टेक्नोलॉजी लग्जरियस लाइफ होती है तो वहाँ पर इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे देखने में यहाँ पर नाकामयाबी दिखाई देती है. टेक कपल्ड विद प्रिविलेज हैज़ आल्सो इनविजिबलाइज्ड लेबर. यहाँ पर जो टेक कपल्ड हैं वो विद प्रिविलेज हैज़ आल्सो इनविजिबलाइज्ड लेबर. यहाँ पर वहाँ पर दिखाई नहीं देती लेबर की कंडीशन को, विच इज़ मेकिंग अस लूज आवर एम्पैथी. जो हमारी जो एम्पैथी है उसे लूज करने में हेल्प करती है. इन सर्विस कॉम्प्लेक्सेस गार्ड्स रिसीव डिलीवरीज एट बिल्डिंग गेट्स. गार्ड्स जो हैं वो रिसीव करते हैं डिलीवरीज को बिल्डिंग गेट्स पर, रिड्यूसिंग आवर इंटरेक्शन विद द पीपल हु सर्व अस, ठीक है। वहाँ पर जो इंटरेक्शन जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनसे जो मेंबर्स हैं जो वहाँ के मालिक होते हैं, ठीक है, हाउस लॉर्ड होते हैं, उनका जो सामान होता है वो किसके द्वारा ले जाता है, वो जो गेट्स में जो गार्ड्स होते हैं उनको वहाँ पर
दे दिया जाता है। ठीक है, जब उनसे इंटरेक्शन नहीं होगा तो वहाँ पर क्या हो गया, उनकी प्रॉब्लम्स को वो नहीं देख पाएंगे, तो उन्हें कोई भी ऐसे नहीं मीन्स कि अपने माइंड में ये नहीं सोचेंगे कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं डिलीवरी बॉयज़ को, तो वो सारी चीज़ें उन्हें नहीं दिखाई देती। इन ऑल दीज इंस्टांसेस अ कॉमन थीम इज दैट द अर्बन एलीट आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम टू ट्रेड डिस्कम्फर्ट फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम्स भी होती है तो जो अर्बन एलीट हैं वो पे करने के इच्छुक होते हैं कि हम पे कर देंगे प्रीमियम को, या जो भी यहाँ पर हीट कंडीशन प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी तो उन्हें पे करने के लिए वो इच्छुक होते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए भले इन्वायरमेंट के साथ कुछ भी हो रहा हो। अनफॉर्चुनेटली द इंसुलेशन ऑफ द अपर क्लासेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस फॉर अर्बन गवर्नेंस एंड द लोकल इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वह जो अपर क्लासेस इंसुलेशन ऑफ द अपर क्लासेस, जो अपर क्लासेस का इंसुलेशन है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैज़ प्रोफाउंडली इम्प्लीकेशंस हैं फॉर अर्बन गवर्नेंस एंड लोकल इकोनॉमी। तो यहाँ पर मेजर जो जिम्मेदार है, मेजर रिस्पॉन्सिबल है वो अर्बन क्लासेस, जो अपर क्लासेस हैं वहाँ पर जो इंसुलेशन है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए वही जिम्मेदार हैं। ठीक है, व्हेन द प्रिविलेज एनकाउंटर इशूज सच एज पुअर पब्लिक सर्विसेज और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज प्रॉब्लम्स ऑफन गेन मीडिया अटेंशन प्रॉम्प्टिंग गवर्नमेंटल एक्शन। ठीक है, तो ये सारे प्रिविलेज जो इनकाउंटर होते हैं किससे पुअर पब्लिक सर्विसेज या इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो मीडिया अटेंशन को जनरेट करती हैं, प्रॉम्प्टिंग करती है गवर्नमेंट एक्शन को। जैसे कि flash storm in Delhi some months ago that led to the flooding of basements in post areas and even the houses of members of parliament in Lutyens, Delhi. This led to swift action by the authorities। तो यहाँ जब प्रॉब्लम फेस होती है तब वहाँ पर जो एक्शन होते हैं, गवर्नमेंट एक्शन होते हैं वो लिए जाते हैं जब इनके साथ खुद वो प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पर दिल्ली जो कोचिंग सेंटर में जो बेसमेंट में पानी घुसा और 3 IAS एस्पिरेंट्स की वहाँ डेथ हो गई, तब यहाँ पर जो MCD जो है वो एक्शन में आई। ठीक है, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जो लुटियंस दिल्ली में जो दिल्ली के जो हाउसेस हैं वहाँ पर जो है बेसमेंट में पानी जो फ्लड हुआ। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर एक्शन में ये सारे आए। अदरवाइज़ अगर इनके ऊपर कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है तो यहाँ पर इन्होंने ये इग्नोर कर देते हैं। सिमिलरली द पब्लिक स्कूल्स ऑफन लैक रिसोर्सेज बिकॉज द एफ्लुएंट प्रेफर प्रिविलेज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर जो पब्लिक स्कूल्स भी वो भी जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि जो अर्बन एलीट हैं वो अपने जो चिल्ड्रन हैं बच्चों को वो भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रिसीव्स लेस फोकस एंड फंडिंग एज द एलीट अवॉइड यूजिंग इट। अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रिसीव करता है लेस फोकस और फंडिंग करता है, कम फंड करता है टू एलीट अवॉइड यूजिंग इट। ठीक है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो भी, और यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो अर्बन एलीट अपने सेल्फ हैंडलिंग वर्क है वो उससे करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ बहुत कम करते हैं। ठीक है, इवन मोर वरीसम इज़ द फैक्ट दैट वी आर इंटरिंग अ वेरी विशियस साइकिल। इवन ये फैक्ट है कि हम विशियस साइकिल में इंटर कर रहे हैं। व्हाइल हीट वेव्स फोर्स पीपल इंडोर्स, जो कि यहाँ हीट वेव्स फोर्स करते हैं पीपल को घर में अंदर रहने के लिए। टेक्नोलॉजी इनेबल्स दिस बिहेवियर, टेक्नोलॉजी इनेबल करती है इस बिहेवियर को। क्रिएटिंग अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वर्सनिंग अर्बन कंडीशंस मेक आउटडोर एंगेजमेंट अनबियरेबल विच फर्दर इंक्रीजेज रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर अनबियरेबल जो इंगेजमेंट है आउटडोर की वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्सन हो रही है और ये इंक्रीज करती जाएगी किसके लिए, टेक्नोलॉजी पर रिलायंस होने, टेक्नोलॉजी पर भरोसा करने के लिए। ठीक है, ये जैसे भी अगर यहाँ पर हीट वेव की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर वो और हेल्प करेगी कि आउटडोर में लोग वर्क करने के लिए ना जाएं। ठीक है, एज ए रिजल्ट द वेल्दी डिमांड फ्यूअर पब्लिक सर्विस इम्प्रूवमेंट्स मेकिंग सिटीज़ लेस लाइवेबल फॉर एवरीवन। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ब्रोडर सोसाइटल एप्लीकेशंस ऑफ दिस चेंज आर अलार्मिंग एज टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटिंग फर्दर इनटू आवर लाइव्स, इट इज़ रिशेपिंग आवर
expectations of our urban living, but this interaction is not improving the quality of life for the general populace. Instead it is aggravating existing inequalities and creating new ones. तो यहाँ पर ये सजेशन कर रहा है कि जो ब्रॉडर सोसाइटल इम्प्लीकेशंस हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, वो ये चेंज करने के लिए अलार्म दे रही है। एज टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटिंग फर्दर इनटू अवर लाइफ्स, जो जैसे कि टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में, लाइफ साइकिल में और पेनिट्रेट करती जा रही है और ये रीशेप कर रही है हमारे एक्सपेक्टेशंस को अर्बन लिविंग के लिए। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन, लेकिन ये इंटीग्रेशन इज़ नॉट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द जनरल पॉपुलेशन। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का जो इंटीग्रेशन है, टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो एक जनरल जो पॉपुलेशन है, वो उनकी कंडीशन को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं आसान बना रही है। ठीक है, बावजूद इट इज़ एग्रावेटिंग एग्जिस्टिंग इक्वालिटीज एंड क्रिएटिंग न्यू वंस, और बावजूद इसके वो इनक्वालिटीज़ को और बढ़ावा दे रही है और क्रिएट कर रही है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्या नीड रिकनेक्ट करने की जो आवश्यकता है वो क्या है कि रियल चैलेंज लाइज इन ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दिस कंफर्ट ट्रैप। तो ये रियल चैलेंज क्या है कि लोग जो कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं उनको बाहर लाना है। रिकनेक्टिंग विद आवर सिटीज़, रिकनेक्ट करना है हमारे सिटीज़ को, और ईच अदर इज़ सिटीज़ एंड ईच अदर इज़ नॉट जस्ट अ नोबल गोल। ये केवल एक नोबल गोल नहीं है, इट इज़ इसेंशियल फॉर आवर कलेक्टिव सर्वाइवल। ये ज़रूरत है हमारे कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए कि हम सारे लोग एक अच्छे इन्वायरमेंट में अपना जीवन बिताएं। ठीक है, जो जनरल पीपल है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनको भी देखते हुए चलें। वी हैव टू स्नैप आउट ऑफ आवर फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट एंड रिकॉग्नाइज दैट आवर वर्ल्ड इज चेंजिंग इन फंडामेंटल वेज। ठीक है, वी आर लूजिंग आवर पब्लिक स्पेसेस एंड आवर एबिलिटी टू एंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज़ ड्यू टू इंक्रीजिंगली फ्रिक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं वो हम लूज कर रहे हैं, और हमारी जो एबिलिटी है एंजॉय करने की, आउटडोर, घर से बाहर जो एंजॉय करने की एक्टिविटीज़ हैं, वो हम धीरे धीरे करके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में ये सारी चीज़ें लूज कर रहे हैं। ठीक है, द अर्बन एलिट मस्ट देयरफॉर लेवरेज देयर प्रिविलेज टू एक्टिवली इंगेज विद गवर्नमेंट्स। तो जो अर्बन एलिट हैं वो मस्ट एक्टिवली किसके साथ, जो गवर्नमेंट के साथ इंगेज करें और हेल्प करें इम्प्रूव करने के लिए जो लिविंग कंडीशंस इन आवर सिटीज़ में। ठीक है, ओनली बाय कन्फ्रंटिंग द ट्रू स्टेट ऑफ आवर अर्बन एरियाज कैन वी होप टू रिबिल्ड देम एज इक्विटेबल लाइवेबल स्पेसेस फॉर ऑल। ठीक है, लेट अस नॉट लेट कन्वीनियंस बिकम द आर्किटेक्ट ऑफ द डिमाइज ऑफ आवर सिटीज़। तो हम इसे, चलो, हमें ये कन्वीनियंस नहीं है टू बिकम द आर्किटेक्ट ऑफ द डिमाइज ऑफ आवर सिटीज़। हम कन्वीनियंट ना हो कि हम अपने सिटीज़ को एक ग्रेव यार्ड के जैसे सिचुएशन में छोड़ दें। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल था इसके अर्बन एलिट से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल है चाइना, इंडिया एंड न्यू दिल्ली क्वाड डायलेमा। इन सितंबर दिस ईयर the Prime Minister Narendra Modi visited the United States to attend yet another meeting of the Quad nations Australia, India, Japan and the US. This turned out to be possibly the most significant meeting of the Quad to date, during which the Quarter seemed to firm up what may be viewed as a security alliance. ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर जो है काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो ये आर्टिकल्स जो हैं चाइना, इंडिया एंड न्यू दिल्ली क्वाड डायलेमा, ठीक है, ये आर्टिकल और 2-3 और आर्टिकल हैं जो कि ये टेक द गाउंटलेट कवच, जो हमारे जो रेलवे सिस्टम है वो उसमें जो फ्लॉज है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है कि कवच जो है वो इम्प्लीमेंटेशन एक प्रायोरिटी है, लेकिन वो सिल्वर बुलेट के लिए नहीं होगी। ठीक है, ये है। और नेक्स्ट आर्टिकल है जो 2 फैक्शन, जो एनसीपी और जो यहाँ पर जो इलेक्शन है, इलेक्शन से रिलेटेड जो 2 फैक्शंस ग्रुप होते हैं उनके सिंबल को प्रोवाइड करने में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ क्या रोल है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। और जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो लद्दाख अरोरा वैलिडेट स्पेस वेदर ट्रैकिंग साइंटिस्ट से, तो यहाँ पर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो हॉनले में है, वो उसका जो रिकमेंडेशन जो अभी फाइंड किया है कि अरोरा लद्दाख में देखने को मिला है। तो वो जैसे कि
नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल में जो ऑरोरा होते हैं वहाँ पर क्या डिफरेंस होता है, ये जो मिड लैटिट्यूड है यहाँ पर और हाई लो लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड के जो ऑरोरास हैं उनमें जो कलर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर ये देखेंगे इन नेक्स्ट आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन करूँगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।